अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, खलीज फारिस में दहकता आतिश पेशां फटने को है। अमन के लिए जारी कोशिशों के बावजूद तेहरान और वाशिंगटन से आलमी अमन के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। दुनिया परेशान है कि क्या मशरिक़ वस्ता में एक बड़े टकराव का वक्त आ चुका है। आलमी मीडिया अमरीकी अस्करी क़यादत सेंटकॉम की जानिब से वाइट हाउस में सदर ट्रंप को ब्रीफिंग की खबरें दे रहा है। सेंटकॉम जाहिर है उनको ब्रीफिंग दे रहा होगा और इसमें ईरान के खिलाफ मुख्तसर लेकिन भरपूर फौजी कार्रवाई, अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर पर खुफिया स्पेशल मिशंस का जिक्र किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ सदर ट्रंप तेहरान को मुज़ाकरात में मेज़ पर लाने के लिए तवील बही नाकाबंदी का शिकंजा तैयार किए बैठे हैं, लेकिन तेहरान से आने वाली आवाज़ें किसी भी समझौते से इनकारी हैं। नाज़रीन, ऐसे में ईरान के सुप्रीम कमांडर मुस्तफा कामनाई के पैगाम में मज़ामत का सामने आना बहुत ज़्यादा मुआइनी खेज़ है। मुस्तफा कामनाई ने खबरदार किया है कि फसाद बपा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस की तह के सिवा कुछ नहीं है। इस वार्निंग के साथ ही ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने यह कहकर आलमी मीशत को हिला दिया है कि तेल की कीमत $140 तक चली जाएगी, जबकि आलमी मंडी में नाज़रीन तेल की बढ़ती हुई कीमतें $124 के आसपास झूलती दिखाई देती हैं। इस सारी सूरत हाल में अमनकारों की कोशिशों में इजाफे के साथ साथ जाहिर है कि चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनकी कोशिशों में कुछ नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान होने वाला जो टेलीफोनिक राबता है वो खासा गैर मामूली समझा जा रहा है। इसी गैर मामूली सूरत हाल में वाशिंगटन की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए समंदरी के नाम से कोशिशों का इंकशाफ यकीनी तौर पर तेहरान के लिए परेशानी का सबब होगा। नाज़रीन, ये जो कुछ वाशिंगटन कर रहा है इसके पीछे क्या मकसद है? वाशिंगटन इनफैक्ट कर क्या सकता है? तेहरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा और अमेरिका क्या सोच रहा है? इस सूरत हाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और दीगर मामलात को लेकर। मुज़ाकरात होते तो दिखाई नहीं देते हैं, अलबत्ता अमेरिका की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ और ज़बरदस्त हमले अब ईरान के ऊपर किए जाएंगे अगर ईरान अमेरिका का मुतालबा नहीं मानता है यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से। और सेंटकॉम से हम देखेंगे कि ट्रंप जो हैं वो एक ब्रीफिंग भी लेने जा रहे हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं वाशिंगटन से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं अनवर इकबाल साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अनवर साहब, इतलात ये आ रही थी, खबरें ये आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। 1 मई को कांग्रेस से जंग की उनको तौसीक लेनी है। डेमोक्रेट्स में भी मुखालिफत की आवाज़ें आ रही हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, ये जंग रुक जाए। लेकिन सर, अब हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने तो सेंटकॉम से ब्रीफिंग लेने का कह दिया और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखें, एक बात मैं आपके प्रोग्राम में शायद आप पे इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई। जी सर। मैं पिछले 3-4 प्रोग्रामों में मैंने इस बात की वजाहत की कि हमारे यहाँ असल में, हमारे क्या सारी दुनिया में शायद यही होता है कि साफ़ी जो है वो उसकी नज़र होती है रीडर्स पे या सुनने वालों पे, और वो उसके मुताबिक अपनी बातें करता है। सुनने वालों की या पढ़ने वालों की पाकिस्तान में ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ईरान जीत जाए और अमेरिका हार जाए। तो इसलिए हर खबर को हम अपने हिसाब से हर खबर को हम अपने हिसाब से ट्विस्ट करते हैं। मसलन ये कि सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे, मसलन ये कि सदर ट्रंप को कांग्रेस में हिमायत नहीं हासिल है। अब मैं जब ये कहता था कि दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन उनकी डिग्रीज का तयन करें। मसलन 5 वोट हुए सेनेट में और 2 हुए कांग्रेस में। सदर के इख्तियारात पे इस बात पे जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि कांग्रेस की इजाजत के बगैर उन्होंने वॉर की, लिहाजा वॉर गैर कानूनी है और उनकी पावर्स पे पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, वो 5 सेनेट के और 2 हाउस के, तो 7 हो गए। 7 वोट सदर ट्रंप जीत गए। ठीक है ना, छोटी अक्सरियत से जीते लेकिन जीत गए, इसलिए कि रिपब्लिकन अभी पूरी तरह उनके साथ हैं। अभी अगर मैं आ गया और उसमें भी जब वोटिंग हुई तो बजाय शवायद यही है कि रिपब्लिकन को वोट देंगे और वो फिर जीत जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इस बारीकी को बयान नहीं किया जाता तो हमें यही लगता है कि अब वो बिल्कुल उनकी पावर नहीं। तो सर जो हम सोच रहे हैं
जो पाकिस्तानी अवाम सोच रहे हैं, और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ सोच ज़ाहिर यही है, ईरान है, इस्लामी मुल्क है, बरादर मुल्क है, ख्वाहिश हमारी यही है कि वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो माशी है चाहे वो जानी है, वो किसी भी तौर रोका जा सके। लेकिन सर हम जो सोच रहे हैं वो तो आपने फरमा दिया। अमेरिका में इस जंग के हवाले से वहाँ के अवाम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सर्वे हमें ये बता रहा है कि ट्रंप गैर मकबूल तरीन सदर वहाँ पर बन चुके हैं। तो सर ये सब ट्रंप के लिए कोई दबाव क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि फिर से अगर वोट पड़ेगा वो फिर से जीत जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये बहुत गैर मकबूल वॉर है, ये जंग गैर मकबूल है। सदर ट्रंप कितने मकबूल हैं कितने गैर मकबूल हैं, सर्वे जब भी पिछले ये इंतखाबात हुए थे जो एक दफा हारने के बाद दोबारा जीते, उस वक्त तो सर्वेज ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है ट्रंप के जीतने के, जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमला करवाया था कांग्रेस पे, और दुरुस्त है, इस तरह उन्होंने हमला करवाया था कांग्रेस पे, उनकी जगह कोई और होता कभी भी नहीं जीत सकता। लेकिन सर्वे के बरखिलाफ वो जीत गए। फिर जो पहला इलेक्शन लड़ रहे थे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, उसमें भी कहा जा रहा था कि वो जीत ही नहीं सकते, सारे सर्वेस यही कह रहे थे कि सारे सर्वेस को उन्होंने गलत साबित किया और फिर भी जीत गए। लेकिन इस वक्त सर्वेस और जो पब्लिक ओपिनियन मैटर इसलिए नहीं करती कि सदर ट्रंप ने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन को जांचने की बयानात देके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात वाज़ह कर दिया कि जो आइन में तब्दीली है, आइन पे जो पाबंदी है कि 2 दफे से ज्यादा कोई सदर नहीं बन सकता, वो उसको तब्दील तैयार नहीं है। तो सदर ट्रंप को ये अच्छी तरह पता है कि अब वो दोबारा सदर नहीं बन सकते, ये आखिरी टर्म है, लिहाजा उनको परवाह ही नहीं है कि पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो। ठीक है, यानी है ख्वाहिश जरूर है। लेकिन सर ये जो वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं नो किंग्स के नाम से, ये जो मुजाहरे हैं ये भी उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं या कोई कवानीन में? कैसे दबाव पड़ेगा? जी सर, कैसे दबाव पड़ेगा? कैसे दबाव पड़ेगा जब उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना दोबारा? जब इलेक्शन ही नहीं लड़ना दोबारा तो क्या दबाव बनने का, बताएं। सर लेकिन देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं अब वो अपनी शख्सियत को लोगों के सामने बहुत अच्छा पोर्ट्रे करना चाहते हैं। ट्रंप जो हैं वो जैसे अपना हॉर्मस को आप देख लीजिए कि वो उसको स्टेट ऑफ ट्रंप का नाम दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो अपनी नेक नामी तो चाहते हैं ना, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो ऐसी हालत में जाएं, सदारत के ओहदे से ऐसी हालत में फारिग हो रहे हों या जब भी वो जा रहे हों तो लोग उनको पसंद ना कर रहे हों, अमरीकी अवाम उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, ये क्यों चाहेंगे सर? अच्छा, वो आप अगर वो नेक नामी चाहते, शोहरत तो चाहते हैं, नेक नामी चाहते तो ये नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंदा सवाल करता है, कहता वेयर यू फ्रॉम, तो कहता है न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, फेक थीफ ऐसा कोई करता है नेक नामी चाहने वाला? बताएं। आपने दुरुस्त फरमाया कि नेक नामी की बजाय उसमें शोहरत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, तो उनको परवाह असल में यह है कि जो लोग उनको अच्छा समझते हैं उनको पता वो कैसे लोग और वो क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी की बातें करते हैं और वो लोग उनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मसलन उनका नंबर 1 इशू ईरान नहीं है, उनका नंबर 1 इशू है कि यहाँ से रंगदार लोग हैं जितने, ठीक है, एशियन, अफ्रीकन वगैरह, उनको निकाल दिया जाए, लैटिन अमेरिकन। ठीक है, और उस बारे में वो अक्सर बात भी करते हैं। पिछले दिन उन्होंने बयान भी दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं अब वो जैसे उन्होंने जहन्नुम करार दे दिया भारत जैसे मुल्क को, कहा कि ऐसे ममालिक से आते हैं यहाँ बच्चे पैदा कर, वो बच्चे जो हैं फिर वो अमरीकी कहलाते हैं जो काबिल कबूल नहीं है। वो भी कहा ये भी कहा कि अमेरिका की बाद रियासतों में छुप के यहाँ आने वाले लोगों ने बच्चों को अगवा कर लिया, उनका गोश्त खा गए। अब बताइए कोई ऐसी बातें करता है? बजा फरमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जिन पर बड़ा हंगामा भी खड़ा होता है। अनवर इकबाल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, फ़ोन लाइन पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा सेंटकॉम से ब्रीफिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, अनवर इकबाल साहब से अमरीकी आवाम क्या सोच रहे हैं, सदर ट्रंप क्या कर सकते हैं, इस पर बात हो रही है। तो मैम ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये सेंटकॉम की ब्रीफिंग पर ईरान के अफजुदा यूरेनियम को निशाना बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है कि स्पेशल फोर्सेस का कोई खुफिया मिशन भेजा जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये कर रहा होगा अमेरिका? और क्या उसके बाद मशरिक़ वस्ता में अमन की कोई गारंटी होगी मैम, अगर इतना इंतहाई स्टेप अमेरिका लेता है? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि इसी तरह का कोई ना कोई जो फैसला है वो मुतवक्के है इस ब्रीफिंग में। देखिए, अगर
ایک دفعہ پھر اوپن کانفلکٹ کی طرف امریکہ جاتا ہے جی تو وہ پھر پھنسے گا ایسکلیشن ٹریپ میں، اور اس نے اپنے آپ کو ایسکلیشن ٹریپ سے ایکسٹریکٹ کیا تھا اور خود سمجھے بات چیت کی طرف آیا تھا. لیکن اس بات چیت میں بھی آپ کو سمجھے ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی دکھائی دی جاتی تھی، کیونکہ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیلیگیشن انکلوڈنگ وائس پریزیڈنٹ وینس جو بات کرنے آئے تھے اسلام آباد میں وہ امپاورڈ نہیں تھے شاید، اور وہ بار بار فون کالز کرتے تھے امریکہ بھی اور شاید پرائم منسٹر نیتنیاہو کو بھی. تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی اسٹرنگ پولنگ ہو تو پھر تو کسی نتیجے پہ پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ میرے خیال اہم بات یہ ہے کہ جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس نے پہلے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زمینی حقائق سے صحیح واقفیت نہیں دے رہا. جو میری آبزرویشن ہے وہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو ایران کی نئی زمینی حقیقت ہے اس سے قدر امریکہ دور ہے. اچھا ان کو ایک کمپلائنٹ کمپرومائزنگ ایران کی عادت ہے. 2025 والا ایران، 2026 والا ایران ڈیفائنٹ ہے، اگریسو بھی ہے، اور شاید وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں آئندہ اپنے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور یہ جو مجھے ونڈو ملی ہے یہ میری سروائیول کی ونڈو ہے. میرا ہما صاحبہ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہی سوچ کر کیا گیا کہ وہ 2025 والا ایران ہے، لیکن اس سے ثابت کیا کہ میں 2026 والا ایران ہوں. لیکن میم جب فیصلوں کی تبدیلی کی اور حالات کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ویک تک ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ٹرمپ بہر صورت اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. بہت ساری شرائط وہ ایران کی ماننے کے لیے تیار بھی تھے، پھر انہیں اپنا وفد بھی پاکستان بھیجا. لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا اس سارے معاملے کے دوران کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ یہاں آ کر کرے، میں 18 گھنٹے کا طویل سفر، مہنگا سفر کسی کو نہیں کرنے دوں گا، فون لائنز ہماری کھلی ہیں، آپ بات کر لیں. پھر وہ روسی صدر سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں کہ جنگ اس شرط پہ رکے گی، پہلے آپ یوکرین والی جنگ جو ہے وہ روکیں. تو اس پورے ہفتے کے اندر ہما صاحبہ ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے اتنا کانفیڈنس آ گیا انہی ٹرمپ کے اندر جو سب کچھ کرنے کے لیے ایک وقت میں دکھائی دیتے تھے کرنے کے لیے تیار اس جنگ کو روکنے کے لیے؟ میم آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی کی ہوئی باتیں اور اب کی ہوئی باتوں پر پورا بھروسہ ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، شاید کسی کو بھی نہیں ہے. میم انہوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ کنگ چارلز کے کہہ رہے تھے کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران کی بات کر رہے تھے. رویٹرز نے واضح طور پہ کہا کہ وہ برٹش حکومت کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی. پھر انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن سے کس وقت بات کی جب آلریڈی ایران شٹل ڈپلومیسی میں جا چکا تھا اور وہ ماسکو گیا تھا، اور ماسکو کے جو آپٹکس تھے وہ بالکل اس بات کی عکاسی کرتے تھے کہ ان کو ایران کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہنٹ بھی کیا اس بات پر کہ آپ کو نیوکلیئر ناٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو سپر سونک میزلز ہیں وہاں کچھ کولیبریشن ہے. اور یہ بات تو واضح ہے کہ ایک اسٹریٹجک پیکٹ ہے ماسکو اور تہران کے بیچ میں، اور ماسکو کو سوٹ نہیں کرتا کہ تہران گر جائے، چائنا کو سوٹ نہیں کرتا کہ ایران گر جائے. تو ہم کچھ کولڈ وار کی ڈائنمکس ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح ویسٹرن ایشیا میں آپ نے دیکھا یہ جو اوپیک کا معاملہ ہوا، اور جو اب آپ کو خلیجی ممالک جو ہیں ان کا سٹان سعودی عرب سے الگ نظر آتا ہے. وہ بھی وہاں کے سمجھیے سیکیورٹی آرکیٹیکچر، اور میں کسی حد تک سمجھتی ہوں فائنینشیل آرکیٹیکچر، آئل کے آرکیٹیکچر میں واضح تبدیلی کا اور میم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اگر سینٹ کام سے بریفنگ کے بعد یا کوئی بڑا فیصلہ ہو جانے کے بعد جس طرح سے کہا گیا ہے کہ تابڑتوڑ حملے کیے جائیں گے، بڑے شدید حملے کیے جائیں گے، اگر یہ حملے ہو رہے ہوں گے تو پھر سے
जिस तरह से अबूज़बी पे हमने अटैक्स होते हुए देखे, दीगर मुस्लिम ममालिक पर, सऊदीया है, लेकिन ज़बरदस्त हमले जो हुए, बहुत ज़्यादा हमले जो हुए, वो ज़ाहिर है कि दुबई के ऊपर, यूएई के ऊपर हुए, और उसी वजह से उसको ये ओपेक से निकलने वाला फैसला जो है उसने रिएक्शन के तौर पर लिया। मैं इस पर आपकी इजाज़त से उमा साहिबा, हमारे साथ अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से मौजूद हैं, उनको एक बार फिर से गुफ्तगू में शामिल कर रही हूँ। सर ये फरमा दीजिएगा कि अभी ये कहा गया है कि अभी जो हमले किए जाएंगे वो बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म के हमले होंगे, ज़बरदस्त किस्म के हमले होंगे। दिफाई बजट में अमेरिका के इंक्रीज़ की बात की जा रही है, तो ये आपको नहीं लगता कि सारी चीज़ें ट्रंप के लिए एक चैलेंज होंगी, या आपको लगता है कि वो ये सारी चीज़ें बखूबी कर लेंगे? इनफैक्ट अगर वो ये जो 15 खरब डॉलर का दिफाई बजट करना चाह रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस आड़े नहीं आएगी? देखिए, बजट में तो मेरा ख्याल है, चूंकि अब भी जब तक मिड टर्म इलेक्शन ना हो जाए, रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, तो बजट तो पास हो जाएगा, रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजीद हमलों के बजाय, यानी यहाँ जो वाशिंगटन में गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि दो चांसेस हैं। एक तो ये कि हमले रिन्यू की जाए दोबारा, और दूसरी ये है कि बजाय हमलों के ये जो नाकाबंदी की है ये ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है, और इस नाकाबंदी को मजीद सख्त किया जाए और ईरान को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से भी निकाला जाए ताकि उनकी मईशत बिल्कुल बैठ जाए। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि 1 मिलियन से ज्यादा का हो गया है एक रियाल, तो वो समझते हैं कि वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो शायद फैसला ये हमलों से ज्यादा, या एक कम से कम गिरोह यहाँ है जो ये कह रहा है कि हमलों से ज्यादा नाकाबंदी में मजीद सख्ती की जाएगी, इस पे जोर होगा। रही ये बात कि सदर ट्रंप का बयान जो है, उनका अगर आप गौर करें, उनके बयान जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें तो वो करते हैं जानबूझ के इधर उधर की, चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज हुई या जो उनका मकसद, मसलन जब मैंने आपको मिसाल दी थी कि जी यहाँ कुछ इमिग्रेंट जो हैं वो बच्चों को खा गए, तो उनका ये मकसद नहीं था कि ये साबित करेंगे सच में बच्चे इमिग्रेंट बच्चों को खा गए थे, बल्कि उनका वो एक पैगाम दे रहे होते हैं कि भाई ये लोग मुझे पसंद नहीं, मैं इनको यहाँ नहीं चाहता। नापसंदीदगी का इज़हार करते हैं जी। और इसी तरह ये जो बयानात हैं, उसमें पहले जंग के दौरान ये था कि ईरान को जितना वीकन कर सके कर दें। अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो हैं अपनी जगह पे डटे हुए हैं, अगर बात करनी तो ईरान करे, हम नहीं करेंगे। सही। अब अगर मकसद नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है और अपनी शराइत पर लेकर आना है। लेकिन हुमा साहिबा, साथ साथ हम देख रहे हैं मैम कि दुनिया भर के ममालिक को साथ मिलाने के लिए अब अमेरिका बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गया है। बरतानिया ने जो किया इस सारे मामले के दौरान, ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग के दौरान, वो हमारे सामने है। नेटो का जो किरदार रहा, जो कुछ किया गया और जिस तरह से ट्रंप तनकीद करते रहे, वो भी हमारे सामने है। लेकिन अब दुनिया भर में जो अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उनको ये टास्क दे दिया गया है कि आपने वहाँ पर हमारे लिए राह हमवार करनी है, हम बहुत सारे ममालिक को साथ मिलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ अरसे में ये जो सरगर्मियां रंग लाएगी अमेरिका के साथ, कुछ और लोग भी, कुछ और ममालिक भी खड़े होंगे? मैम देखिए, इस जंग में अमेरिका के लिए एक बात तो बिल्कुल की ना कि उसने अमेरिका को आइसोलेट किया, अमेरिका को अकेला किया, और उसके जो अपने इत्तेहादी हैं वो जिस वक्त हार्डकोर कॉन्फ्लिक्ट था वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि उन इत्तेहादियों को जहां अमेरिकी अड्डे थे उनको तकरीबन ईरान ने सजा दी। 17% हमले तल अवीव पे हुए, बाकी तो गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरब पे हुए। तो इसने ही वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तब्दील किया, और ये शुरुआत उस वक्त हो गई थी जब दोहा पे हमला किया गया था। तो देखिए, ईरान पर जंग थोपी गई है, ईरान 40 दिन खड़ा रहा है और ईरान इज बैक इन द गेम। ये नई हकीकत है, और अब नाउ दैट इट्स बैक इन द गेम, तो अमेरिका अभी भी चाहता है कि वो उसको ब्राउ बीट करके अपनी टर्म्स पर सकम करा दे। अब शायद ईरान कुछ लेकर इसमें इससे उठना चाहता है। असल मसला ये है, और सीक्वेंसिंग ऑफ तो मैम ईरान अभी भी इस पोजीशन में है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो कुछ लेकर उठ सके, क्योंकि अब तो बिल्कुल सिचुएशन जी मैम बिल्कुल ईरान उस पोजीशन में। गुफ्तगू किससे हो रही है? ईरान से। धमकी किसको दी जा रही है? ईरान को धमकी दी जा रही है ना। और दूसरी बहुत वाज़ेह बात ये है कि सीक्वेंसिंग है। वो कहते हैं पहले हरमस का ब्लॉकेड उठाओ, अमरीकी कहते हैं पहले
न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे बात करो, हुर्मस का इशू था नहीं। न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे जो उसको कम करने की बात इस वक्त अमेरिका कर रहा है, उस पर ईरान तैयार था। ये सारी नई मुश्किलें अमेरिका ने खुद अपने लिए खड़ी की और उस वाइल इट वाज सपोर्टिंग गजा में इजराइल का जो जुल्म था, जब उस वक्त वो सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, तो उसने कलेक्टिव सिक्योरिटी को, यूनाइटेड नेशंस को, स्टेट सिस्टम पे और इंटरनेशनल लॉ के भरोसे को, रबल में जो मलबा है ना गजा का, उसमें ये चीजें दफन हो गई हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल इस बारे में भी आपके पास आऊंगी कि कहीं ना कहीं इस जंग के बाद जैसे हमने देखा कि गाजा का मामला शुरू हुआ तो जो रशिया और इसकी रूस यूक्रेन के दरमियान जो जंग थी वो कहीं दब गई। अब जब ये मसला खड़ा हुआ तो जिस तरह से इजराइल वहाँ पर मजालिम ढा रहा है, अभी भी जिस तरह से इमदादी ट्रक्स रोके गए हैं, इमदादी काफले रोके गए हैं, अब वो सारा मामला जो है वो भी हमें कहीं दबता हुआ दिखाई देता है। मैं इस पे आऊँगी मैम आपकी तरफ, वक्त मेरे पास कम है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ अनवर इकबाल साहब से कि अनवर इकबाल साहब आपको क्या दिखाई देता है, ज़्यादा चांसेस किस बात के हैं कि ये जो एक ज़बरदस्त अटैक की बात की जा रही है, इससे कबल कोई मामला तय हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं अब ये अटैक होगा और उसके बाद ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की कुछ शराइत मानता हुआ दिखाई देगा, और क्या वो शराइत जो है वो यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, उसको रोके जाने के हवाले से हो सकती है, मान सकता है ईरान ये? मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका जो है पहली कोशिश होगी इसकी वो होगी कि नाकाबंदी में इजाफा किया जाए, मजीद सख्ती की जाए, ईरान को पे माशी पाबंदियां बढ़ाई जाएं और इसको तवील अरसे तक जारी रखा जाए ताकि ईरान को माशी तौर पर मजबूर किया जा सके। अच्छा। मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर कोई बड़े हमले होंगे। अमेरिका के पास अब भी ऑप्शन है, अमेरिका समझता है, आप जो कह रहे हैं ना, कह रही हैं जीसीसी कंट्रीज पे हमले होंगे और वो जो वहाँ एंटी अमेरिकन फीलिंग्स तो नहीं बढ़ेंगी उन हमलों से। उन हमलों से ये अमेरिका में कम से कम ये तवक्को की जा रही है कि वो भी अमेरिका के पीछे खड़े हो जाएंगे और अमेरिका को जाहिर उनसे सिपाही नहीं चाहिए, उनको 4, 5, 6 मुल्कों के नाम चाहिए जो उनके साथ खड़े हैं। तो अमेरिका को वो नाम मिल जाएंगे और अमेरिका जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद जारी रख सकेगा उस वक्त तक जब तक कि ईरान मजबूर ना हो। और बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं सर, यहाँ ज़ाहिर नया ब्लॉक एक यूएई के निकल जाने से भी एक पैदा हुआ है, ओपेक से निकल जाने के बाद भी नया ब्लॉक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका इस हमें कामयाब होता हुआ, नफाक डलवाता हुआ, नफाकी के अंदर कामयाब दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उमर बकाई साहब आपने वक्त निकाला, मैम आपके वक्त के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो मामला इस वक्त चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में पहले तनाव के बाद अब हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं पाक अफगान सरहद पर फैलती कशीदगी की। हम जानते हैं कि चमन सेक्टर और जनूबी वज़ीरिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर अफगान फ़ौज की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी के वाक़यात सामने आए हैं। ये जो सूरत हाल है ये ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब 27 अप्रैल को काबुल ने कुन्नड़ में वाक़ सैयद जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था और पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया था। काबुल के इन बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में नाज़रीन वफाकी वज़ारत इत्तलात ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और आज भी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में काबुल के इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा यह है कि काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात के लिए बुलाया गया था। डिमाश वाला प्रोपेगेंडा जो है वो अफगान तालिबान ने किया। नाज़रीन, दफ्तर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का देरीना मुतालिबा दोहराया कि अफगान सरजमीन हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल न होने दी जाए। ये बैनुल अक़वामी कानून भी है और गुज़श्ता दिनों चीन के शहर औरंगची में होने वाले मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता भी यही था। नाज़रीन, तल्ख़ और नाकाबिले तरदीद सच यही है कि पाकिस्तान ही नहीं खित्ते के ममालिक अमरीका, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते आ रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स इसी प्रोग्राम में खुद हमने आपसे शेयर की हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सारे जो डॉट्स हैं वो काबुल से जाकर मिलते हैं। पाकिस्तान ने सैकड़ों नहीं बल्कि बहुत बार हमने देखा है कि काबुल को ये शवाहिद पेश किए हैं। दोहा है, इस्तांबुल है, यहाँ की डायलॉग की जो टेबल्स हैं उन पर बात हुई है, लेकिन बात बनी नहीं तो मजबूरी में फिर हमें गज़ब लिल हक़ का आगाज़ करना पड़ा। पाकिस्तान ने मजबूत इंटेलिजेंस बुनियादों पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के जो मराकज़ थे उनको निशाना बनाया। वहाँ के जो अवाम थे, जो अफ़गान थे,
उनको निशाना नहीं बनाया गया। कोशिश की गई कि कार्रवाइयाँ ऐसी जगह पर हों जहाँ आम आबादी, आम लोग न हों, लेकिन काबुल ने सरहदों को गर्म करने की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई करके काबुल की तोपों को ठंडा कर दिया। 5 अप्रैल को वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब अल हक में अफगान फौज की 286 पोस्टें तबाह की गई, 44 पर कब्जा किया गया, जबकि अफगान रजीम के 796 कारिंदे जो हैं वो भी हलाक कर दिए गए। अफगानिस्तान के लिए सूरत-ए-हाल मजीद भयानक हो सकती थी मगर दोस्त ममालिक तुर्की, सऊदी अरेबिया और चीन की कोशिशों से 18 मार्च से 24 मार्च तक एक सीज़ फायर तो वो अमल में आया। बाद में ज़ाहिर है कि इसमें तौसीक़ कर दी गई और इसी अरसे में चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए कोशिशें करता रहा, लेकिन बात बनने से पहले ही सीज़ फायर पर वार कर दिया गया। ये जो वार किया गया है सरहद पार से, इस पर बात करने के लिए हम राबता कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब ने। वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये फरमा दीजिएगा कि 27 अप्रैल को कुनर की यूनिवर्सिटी पर हमला होता है, उसी रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान का जो अंगूर अड्डा है वहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, जिससे ज़ाहिर है कि पाक फौज ने नाकाम बना दिया। लेकिन यहाँ टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है सर। चंद घंटों में कोई ग्रुप कैसे दरअंदाजी के लिए तैयार हो सकता है? ऐसा नहीं लगता कि सारा प्री प्लान था सर? बिल्कुल, ये उसी तरह प्री प्लान है जिस तरह पहलगाम के बाद जो कार्रवाई भारत ने की, ये वही प्ले बुक जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के खिलाफ। और वजह उसकी है कि यकीनन इन लोगों के जो राब्ते हैं वो ना सिर्फ भारत से हैं बल्कि भारत के थ्रू उनके फादरलैंड तक इनके जो है ताने बाने निकलते हैं। और ये एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को अनस्टेबल करना, यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनल मामलात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनके ऊपर ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग करना और फिर अपने प्लांटेड लोगों के जरिए ये तासुर देना कि यहाँ किसी तरह की कोई इंसर्जेंसी है या कोई इस तरह का अनरेस्ट या फॉल्ट लाइंस हैं कि जिसकी वजह से ये कोई स्टेट के खिलाफ ये मकामी लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी किसी जगह को वाक़या होता है तो उसके ताने बाने जो हैं वो अल्टीमेटली अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं। और अफगानिस्तान, जैसे कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, अफगानिस्तान को जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इवन यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पे मौजूद तकरीबन 20 से ज़ायद इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है। तो ये चूँकि इनकी इकोनॉमी ही या तो ये सपोर्टिंग टेररिज्म या उनको हार्बर कर रहे हैं या ये नारकोटिक्स और स्मगलिंग, इसके अलावा कोई ऐसी इनके पास अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर, ये तो इनकी हिस्ट्री है ना, इनकी इनकम के जराए का जो आपने बात की गई है, ये इनकी इकोनॉमी टेरर इकोनॉमी। बिल्कुल 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 टेरर इकोनॉमी आपके सही इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन सर अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो अफगानिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते से बजौड़ है, वज़ीरिस्तान है, चमन है, यहाँ की जो सिविल आबादियाँ हैं, जिस तरह से वहाँ पर बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, हमारे नौजवान हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो सीज़ फायर की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, इन खिलाफ वर्जियों से जो कहीं ना कहीं डायलॉग का एक सिलसिला शुरू हुआ था चाइना की वजह से, जो हम बातचीत के लिए टेबल पर आए थे, वो सारा सिलसिला इन खिलाफ वर्जियों की वजह से रुक सकता है? जी बिल्कुल, शायद इन्होंने या इनके जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने सोचा कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा प्रोएक्टिवली ईरान और अमेरिका के मामले में बिल्कुल मामलात में इतनी जो है शिद्दत से इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी इलाके के अमन के लिए, रीजन के लिए और दुनिया के अमन के लिए वो भी एक बहुत बड़ी एफर्ट है और पाकिस्तान सारी चीज के सेंटर स्टेज में है। तो वो शायद ये इन्होंने समझा कि एक अच्छा मौका है कि हम कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकें या कोई जो हमने मुख्तलिफ जो पीछे एपिसोड्स हुई हैं जिसमें जैसे पाकिस्तानी अफवाज ने इनके ठिकानों को तबाह किया या इनकी पोस्टों को तबाह किया, तो शायद हम कुछ अपने लिए दोबारा कोई ऐसी स्पेस रीगेन कर लें कि हमें अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनके सामने
हमारी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो। इसके अलावा तो कोई ऐसी इसकी प्लॉजिबल रीजन समझ नहीं आती। ठीक है, लेकिन सर ये डायलॉग का सिलसिला भी मुतासर हो रहा होगा, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? क्या ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है वो फिर से शुरू किया जा सकता है? क्योंकि जब ये रोका गया था अब चाइना के इंटरवीन करने के बाद, दीगर ममालिक की रिक्वेस्ट करने के बाद पाकिस्तान से, तो उस वक्त वाज़ेह कर दिया गया था कि अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन फिर से इस्तेमाल होती है, कोई ऐसी कार्रवाई होती है, तो ये ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, हमने तो पहली बार भी जो दोहा में या फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए तरादर इस्लामी ममालिक की स्पॉन्सरशिप में और उनकी एफर्ट से, हमने तो उसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि वो नतीजा खेज नहीं हुए, क्योंकि वो जो ग्रुप जो मुज़ाकरात के लिए दोनों दफा आए, 4 राउंड हुए, वो इतने एम्पावर्ड ही नहीं थे। वो हर बात के लिए काबुल रिजू करते थे और फिर काबुल जो है उसको कहीं और से डिक्टेशन मिल रही होती। तो इसलिए इस दफा हमने सोचा कि क्योंकि चीन ने वहाँ बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की है और एक स्टेबल अफगानिस्तान चीन के भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और सेंट्रल एशिया की एक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो अपना अगर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे तो शायद ये ज्यादा जो है इस चीज में कोई इसके ठीक हो गया सर मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन अगर आप हमें समझा सकें इस सारी कार्रवाइयों के पीछे कौन है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये पाक अफगानिस्तान कशीदगी का असल में बेनिफिशरी कौन है? जब हम दाइश की बात करते हैं, TTP की बात करते हैं, ज़ाहिर है ये कशीदगी उनको रिलैक्स कर देती है, या फिर आपको लगता है कि खुद अफगान रजीम जो है, चूँकि उस पर इलेक्शन के लिए हिकमत यार ने अभी लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा दबाव डाल रखा है, तो इसलिए ये सारा सिलसिला फिर उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए शुरू हो जाता है। बेनिफिशरी कौन है? जी बिल्कुल, बेनिफिशरी ये यकीनन काबुल रजीम भी है, जिन्होंने अभी तक अपने वो एक कमिटमेंट इन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो दोहा अकॉर्ड में इनके गारंटर्स थे उनको दी थी, वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो अब ये इससे यकीनन उनको फायदा होगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब। सर आप हमारे साथ मौजूद। इन कार्रवाइयों के पीछे कौन है? भारत है। भारत कहाँ से डिक्टेशन लेता है? इजराइल ज़ाहिर सभी जानते हैं, ये ममालिक पाकिस्तान का अमन जो है वो तबाह करना चाहते हैं और इसके लिए कोशिशें करते हैं। उन कोशिशों के लिए वो इस्तेमाल किसको करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं जी अफ़गानिस्तान को। और अफ़गानिस्तान में इसका बेनिफिशरी कौन है? ख़ुद कहीं ना कहीं अफ़गान हुकूमत जो है अब वो भी इसकी बेनिफिशरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उन पर दबाव आता है कि जी आपने जो वादे किए थे आलमी बरादरी से कि आप इलेक्शंस करा रहे होंगे, अभी आप हुकूमत संभाल रहे हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पर इंतखाबात हो रहे होंगे, तो जब उनके अपने ऊपर प्रेशर आता है तो वो तो जो किसी और जानिब डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के अटैक्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की जानिब से इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। और अभी तो चले हम सीज़फायर का जो एक हमारा हमने बात की हुई है उसको हम निभा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी वक्त भी तब्दीली हो सकती है और ये सीज़फायर जो है ये ख़त्म किया जा सकता है। अलबत्ता अभी भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो इन कार्रवाइयों का दिया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। अब मंडे को आपसे मिल रहे होंगे हम, ख्याल रखिएगा अपना।